आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने यह कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? आज सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ लगी और तो कुछ बचा नहीं, तो सांसद प्रतिनिधि बनो। और उनको चुन चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में विरोध किया था। ये कुमराज का उदाहरण। दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी हार या जीत बड़ी आसानी से पचा नहीं पाता, और अगर बात राजनीति की हो तो ये बात और स्पष्ट नजर आ जाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद भी कई ऐसी घटनाएं नजर आ रही हैं जहां पर यह स्थिति देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह मतलब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का एक बयान सामने आता है जिसमें वो अपने भाई के ही खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आते हैं। इस सारे के सारे विषय पर हमसे बात करने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अजय वोकिल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कई बार देखने को मिलता है कि लक्ष्मण सिंह का उन्हीं की पार्टी के खिलाफ बयान आते हैं, लेकिन पहली बार हो रहा है जब उनके खुद के बड़े भाई दिग्विजय सिंह के खिलाफ उन्होंने कहा है कि दलालों से घिरे हुए हैं। बंटा ढार वाली बात भी सामने आई है। क्या मायने हैं सर? मैंने आकलन किया नतीजों का, और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया और मैं उनके संपर्क में हूं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है। 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते? बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। देखिए, ऐसा है कि लक्ष्मण सिंह इस तरह के बयान पहले भी देते रहे, कोई नई बात नहीं है। हालांकि सीधे सीधे अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह पर अटैक शायद उन्होंने पहली बार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह चापलूसों से घिरे रहते हैं, तो दिग्विजय सिंह के साथ आसपास जो लोग हैं वो तो कई सालों से हैं, आज से जुड़े नहीं हैं। और उनको अभी चुनाव हारने के बाद ही क्यों समझ में आया? सवाल तो ये है ना, क्या उनके गरीबों को जानते नहीं है लक्ष्मण सिंह? तो इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, हार की बौखलाहट जरूर हो सकती है उनकी, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार वो कोई चुनाव हारे हैं। इसके पहले या तो वो सांसद का चुनाव लड़ते रहे लंबे समय तक, फिर विधानसभा का लड़ते रहे, अमूमन जीतते रहे हैं। पहली बार चाचौड़ा विधानसभा में जो इक्वेशन ऐसा फंसा वोटों का कि आम आदमी पार्टी बीच में कूद गई। हालांकि वो नहीं भी आती तो भी ये हारते पक्का, क्योंकि जितने वोटों से वो हारे हैं 61,000 से, तो वो आम आदमी पार्टी की जो ममता मीणा खड़ी थी उनके 27-28,000 वोट उन्होंने काटे थे शायद। बिल्कुल। तो वो नहीं भी काटी तो भी हारते, और बल्कि ज़्यादा से हारते, मतलब उनका हार का अंतर कम किया, बोले यही कह सकते हैं अपन। तो कुल मिला के यह है कि ये मेरे हिसाब से एक परिवारवादी राजनीति की त्रासदी है ये, कि आपको दूसरा को दिखाई नहीं पड़ता है, और जब आप जीतते रहते हो तो आपको उनसे अच्छा कोई लगता नहीं है, और जब आप हार जाते हो तो आपको जो अपने आसपास के लोग बुरे दिखने लगते हैं। और जहाँ तक लक्ष्मण सिंह की बात है तो वो तो ऐसा पहले भी करते रहे हैं, वो नई बात नहीं है। 2003 में पहले वो कांग्रेस में थे, उसके पहले वो सांसद भी रहे राजगढ़ से। उसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहने पर ऐसा कहा जाता, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, और वो बीजेपी में चले गए। बिल्कुल। और 2005 के समय, हाँ 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 2003 में उमा भारती की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और मध्य प्रदेश में जो है शायद उस समय भी 25 सीटें बीजेपी जीत गई थी लोकसभा। तो उस जो 4 सीटें बची हुई उसमें से एक राजगढ़ की ये जीते थे, मतलब जो 25 में राजगढ़ भी शामिल थी, तब वो बीजेपी में थे। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि अपनी बीजेपी से नहीं जीत सकते, 2009 फिर कांग्रेस में आ गए वो।
फिर सांसद बने, तो इस तरह से वो करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि वो सत्ता में रहने के आदी हैं, उनको किसी भी तरह सत्ता चाहिए, चाहे वो सांसद के रूप में रहें, चाहे वो विधानसभा विधायक के रूप में रहें, चाहे वो कांग्रेस में रहें, चाहे बीजेपी में रहें, या और कोई पार्टी अगर उनको टिकट दे तो उसमें भी चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यह है कि दिग्विजय सिंह को किस रूप में लेते हैं वो अलग बात है, पर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनको अपने भाई की फितरत पता है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है। अगर तवज्जो देना होती तो दिग्विजय सिंह से बड़ा अटैक तो उन्होंने राहुल गांधी पे कर दिया था अभी महीने भर पहले। बिल्कुल। पार्टी ने कोई नोटिस दिया क्या उनको? आज तक किसी बड़े नेता ने उस पर कोई रिएक्ट किया क्या? नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो कोई देता नहीं है। हो सकता है अगली बार उनको टिकट बना दे पार्टी, क्योंकि 61,000 की जो हार है कोई छोटी मोटी नहीं है। तो इस पे अगर पार्टी दांव लगाएगी तो हो सकता है हमको लग रहा हो कि शायद इस हार के बाद उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है, बीजेपी उनको लेगी नहीं अगर वो चाहना भी चाहे तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या करेंगे? तो वो चूंकि वो सत्ता के आदी रहे हैं, वो शुरू से 90 से लेके और अभी 2024 चल रहा है, मेरे ख्याल से ये पिछले 34 साल से तो वो लगातार चुनावी राजनीति कर रहे हैं और किसी न किसी पद पर बैठे हुए हैं लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में। तो वो वाली हार बौखलाहट हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से जो खुली अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर है, इसको लोग इस तरह से भी देखते हैं कि भाई ये पार्टी कार्यकर्ता का दर्द है। उन्होंने कहा ना कि भाई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और दलाल छाए हुए हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं कांग्रेस के अंदर। तो सर, जब बात आती है कि उन्हें सत्ता का जो है, सत्ता की आदत पड़ चुकी है, आदी हो चुके हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि 2003 में जब उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को बंटा ढार की जो है एक नाम दिया था, वो अभी तक चलती आ रही है। तो क्या इसका हार का मुख्य कारण वो अपने भाई को ही मानते हैं कि भाई ने उनके ही क्षेत्र में जो सांसद निधि की बात आई है कि गलत तरीके से बांटा गया है, नेतृत्व की बात आई है, इनडायरेक्टली राज्यसभा के सदस्यों की भी बात कही है, तो क्या हार का मुख्य कारण वो अपने बड़े भाई को मानते हैं? हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें विश्वास नहीं होता। कारण ये है कि 2018 में भी तो जीते थे वो, और इसी सीट से जीते थे, और तब तक दिग्विजय सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स में लौट के आ गए थे। 2004 से लेकर 2014 तक दिग्विजय सिंह जो है वो उनका जो स्वैच्छिक उनका राजनीतिक वनवास था उसमें थे। 2004 के बाद तो एक्टिव पॉलिटिक्स में लौट आए थे। 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें तो जीते थे ना। तब इनको नहीं याद आया कि साहब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हो रही है या दिग्विजय सिंह चापलूसी से घिरे हुए हैं। उन परिस्थिति में कोई अंदर तो नहीं पड़ा ना, उसी सीट से जीत रहे हैं और उसी सीट से आ रहे भी हैं। तो सवाल ये है, और इसके अलावा आप करते क्या है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना भाई। एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने कौन सी जन समस्याएं उठाई, पार्टी के लिए कौन सा संघर्ष किया आपने? ऐसा तो कुछ है नहीं है। अब देखिए क्या है कि जब लोगों को ये लगने लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि लगातार चुनना चाह रहा है, जनता के लिए कर क्या रहा है भाई वो? आप लड़ाई किसकी लड़ रहे हो? आप पार्टी कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हो, आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हो, पक्ष सत्ता में रहते हुए लड़ रहे हो, विपक्ष में रहते हुए लड़ रहे हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और केवल ये है कि हर बार चुनाव टिकट पा जाना और किसी तरह चुनाव जीत जाना है, तो ये जो सत्ता की आराम तलबी इसको हम कहेंगे जी, इसको जनता कब तक सहन करेगी? और इस बार वहां वैसा समीकरण बन गया। और एक और घटना सर देखने को मिली है कल ही कि दिग्विजय सिंह ने, जो कि देखिए सत्ता की चाह तो दिग्विजय सिंह में भी है, लक्ष्मण सिंह में भी है, लेकिन कल जो बात देखने को मिली है कि जैसे ही लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आता है, वायरल होता है, माहौल बनता है, उसके बाद दिग्विजय सिंह घोषणा करते हैं कि मैं अब जो लोकसभा चुनाव है वो चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए ये कोइंसिडेंस हो सकता है, संयोग हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह ने केवल इनके बयान को घबरा करके उससे प्रभावित होकर कोई कहा होगा। उनकी इतनी वो नहीं हैसियत। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं। जहाँ तक लोकसभा की बात है तो पिछला लोकसभा चुनाव में उनको जबरन उतारा गया था। वो इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वैसे भी वो राज्यसभा में जा चुके थे पहले ही, और राज्यसभा में रहते हुए उनको चुनाव लड़वाया गया। इसके पीछे क्या रणनीति कांग्रेस की वही जाने। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि शायद उनकी सहमति के बगैर हो सकता है या अंडरस्टैंडिंग अंदर कोई बनी भी हो, लेकिन दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा सबसे पहले कमलनाथ ने की थी बतौर मुख्यमंत्री। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लड़ें। अब ऐसा उन्होंने किस कैलकुलेशन के आधार पर कहा था मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि पिछली बार शायद 3 विधानसभा सीट कांग्रेस जीत गई थी और जो अल्पसंख्यक वोटों का गणित है और 3 विधानसभा में उनकी जीत है, ऐसा कुछ समीकरण उन्होंने देखा होगा कि अगर ये सारा कैलकुलेशन और दिग्विजय सिंह का व्यक्तित्व बड़ा है तो वो वोट
बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो सकता है, अपने कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो सकता है, और दिग्विजय सिंह का कद तो निश्चित रूप से राजनीति से बड़ा है, तो वो उनको वोट मिल सकते हैं। लेकिन यही फैसला जो है उनके लिए दुखदायी बन गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह की छवि जो है वो आम हिंदुओं में, खासकर सनातनियों में बहुत अच्छी नहीं है, और उनके बयान ही उनके दुश्मन है सबसे बड़े। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने एक नया दांव खेला, एक बिल्कुल अननोन से चेहरे जिसके बारे में भोपालवासी भी नहीं जानते थे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतार दिया, जिनको हिंदुत्व के कारण टॉर्चर किया गया था, और वो अपने अपने प्रति सहानुभूति बटोरने में कामयाब रही। और उसका कारण ये था कि संघ ने ये सोचा था कि अगर दिग्विजय सिंह चूंकि एक बड़ा नाम है, और अगर बीजेपी में भोपाल जैसी जो राजधानी की सीट है और एक तरह से बीजेपी की सीट बन चुकी है ये, बिल्कुल, तो ऐसी सीट पे अगर दिग्विजय सिंह कोई असर डालते हैं और वो जीत जाते हैं, तो ये इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो हमें हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड खेलना पड़ेगा, वरना तो उनके पास और भी प्रत्याशी थे जिनको भी खड़ा किया था, और भी कोई भी खड़ा था तो भोपाल जीतता ही वो। इसी के बारे में आपको उदाहरण बताऊँ कि जब ये 20 तो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मेरे पास फोन आया था, उनका साहब आपका क्या फीडबैक है, दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे थे। दिग्विजय सिंह बड़े नेता, इसमें 2019 के समय, हाँ 19 की बात है। तो बोले आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब एक पत्रकार के नाते उन्होंने फीडबैक मांगा था। तो मैंने कहा भाई दिग्विजय सिंह चुनाव भोपाल से क्यों लड़ना चाहते हैं? नहीं, बोले ऐसा है कि कमलनाथ जी भी चाहते हैं क्योंकि वो बड़ा चेहरा है और ये सीट बीजेपी कांग्रेस को जितनी है और कांग्रेस सत्ता में है, तो इसलिए दिग्विजय सिंह यहाँ से लड़ सकते हैं। तो क्या लग रहा? तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि वो लड़ ले चुनाव, बात अलग है, लेकिन बेहतर होगा कि वो राजगढ़ से लड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर ये नहीं है तो अगर यहाँ से लड़े तो वो चुनाव जीतना उनका बहुत मुश्किल है। बोले क्या कारण? मैंने कहा भाई कारण है, किसी को भी खड़ा कर देंगे तो भी वो जीतेगा, हार जीत का अंतर कम ज़्यादा हो सकता है। तब ये प्रज्ञा सिंह का नाम भी किसी को मालूम नहीं था, और यहाँ से कौन लड़ेगा तय नहीं था। तो मैं बोले कितना से हार जीत हो सकती है? मैंने कहा कम से कम 1 लाख से तो हारेंगे वो, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो 3.5 लाख से हार गए बाद में। तो उसको भी लगा होगा शायद, हो सकता है मैं बीजेपी माइंडेड हूँ या मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ। तो ये तो उन्होंने जो भी फीडबैक दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुल मिला के जो पेपर कैलकुलेशन उनका जो था, जो मुझे पता चला बाद में कि भाई 3 विधानसभा सीटें अपने पास है, यहाँ पर करीबन जो है वो 2.5-3 लाख मुस्लिम वोट हैं, फलाना ठिकाना है, और इस तरह से कुल मिला के ये मान लिया है कि दिग्विजय सिंह की सीट निकाल सकते हैं। लेकिन अंदर अंदर जो अंडर करंट चल रहा था वो दूसरा ही चल रहा था, ये हमने नतीजों में देख लिया। और जब उस स्थिति में जब कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, तब दिग्विजय सिंह 3.5 लाख से हारे थे, तो अब किस बिना पर वो जीतेंगे यहाँ पर? अगर खड़े भी हो गए तो सोचिए आप, अब व्यावहारिक है ना, ये रिस्क दूसरी बार हारने की वो क्यों लेंगे? और कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि अपनी छवि को बचाने का भी, चूंकि सर लगातार अगर डायरेक्ट बहुमत वाले, जनमत वाले चुनाव में अगर नहीं छवि बचाने, देखो दिग्विजय सिंह कोई उस तरह के नेता नहीं है कि जो चुनाव मैदान में उतरने से डरें। पहले वो चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं है, इस तरह के पिछवाड़े की राजनीति करने वाले। लेकिन सवालिक परिस्थितियाँ क्या हैं, इसलिए उन्होंने जो लॉजिकल जवाब दिया कि भाई अब मेरा 2.5 साल बाकी है। दूसरी बात उम्र का भी सवाल है ना, आज वो 76-77 साल के लगभग हो चुके हैं। चुनाव जब भी मैदानी राजनीति करने के लिए आप लोग उतना वो भी होना चाहिए, दम कम भी होना चाहिए, उतनी वो स्टेमिना भी होना चाहिए, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो अब कोई रिस्क लेंगे नहीं इस तरह की, और कम से कम भोपाल जैसी सीट से तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और अब जो स्थिति बनी है इस विधानसभा चुनाव के बाद, जो नतीजा आया है, और ऊपर से ये रामलहर का उसको जो है उसमें एक एडिशन हो गया है, तो ये तो बीजेपी के पक्ष में इतनी स्ट्रांग वे चलने वाली लोकसभा चुनाव में, इसको कोई अंधा भी इसको देख सकता है। इसमें कुछ मतलब सिर्फ देखने की बात, अगर इस चुनाव में इतना होगा मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा में कि बीजेपी छिंदवाड़ा सीट जीतती है कि नहीं जीतती, बिल्कुल। और अगर जैसी चर्चा चल रही है, और कल वो रामदास अठावले ने भी बयान दिया, हो सकता है उनसे बयान दिलवाया गया हो, क्योंकि वो तो इनकी पार्टी है नहीं दरअसल, लेकिन फिर उनके मुंह से अगर कहलवाया गया, और वो भी बीजेपी के दफ्तर में कि शिवराज सिंह जो है छिंदवाड़ा से लड़ सकते हैं, तो हो सकता है कि अंदर अंदर उसकी चर्चा अंदर चल भी रही है ऐसी कि शिवराज सिंह को छिंदवाड़ा से उतारा जा सकता है लोकसभा में, और इस तरह से उनको दिल्ली बुलाया जा सकता है। तब तक मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होगा, और आश्चर्य नहीं कि शिवराज वो सीट निकाल लें। कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि छिंदवाड़ा का जो लोकसभा चुनाव होगा वो काफी कश्मोकश वाला होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। हाँ, निश्चित रूप से भाई, ऐसा है कि भले ही अभी कांग्रेस मुगालते में हो कि अब उन्होंने विधानसभा की 7 सीटें जीती हैं,
लेकिन वोटर का जो व्यवहार होता है हर चुनाव में अलग अलग तरह का होता है, हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि उसने पिछले चुनाव में इसको वोट दिया था अगले में उसी को देगा। और अभी तो ये मैं कह रहा हूँ कि रामलला का प्रकरण तो इतना जबरदस्त है कि ये एक अंधी वेव चलने वाली है। अब चुनाव के अंदर आप देखना तो सही, इसको अगर कोई नहीं देख रहा है तो वो समझ लो कि वो ये तो मूर्ख आदमी है, अंधा है। उसको नकारना जो है, वो दिग्विजय सिंह अगर पीछे भी हटे होंगे तो उसका एक कारण ये भी है कि उनको नहीं दिख रहा है क्या ये? बिल्कुल। तो उसको काउंटर करके आप चुनाव कैसे जीतोगे? और वैसे भी मध्य प्रदेश में स्थिति तो अभी 29 सीटें ऑलरेडी उनके पास में हैं, उनको तो अपने 28 सीटें उनके पास में हैं, 29 सीट उनको जीतना भर है। और वो भी अगर शिवराज जैसा बड़ा चेहरा उतार दिया गया और उनसे कहा गया भैया आपने तो वैसे शुरू में ही कहा था कि मैं 29 सीटें दिलवाना चाहता हूँ, मोदी जी को भेंट करना चाहता हूँ, तो 29 ही भेंट कर दो आप। और चूंकि पिछली बार देखा जाए तो नकुलनाथ का जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, तो संभावना है। वो तो पिछला चुनाव ही किसी तरह जितवा दिया गया था नकुलनाथ को, और वो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की अंडरस्टैंडिंग भी आप कह सकते हैं इसको, कि वो मात्र 37,000 से जीते थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको लीड मिली थी और बाकी 4 में हारे थे वो। और बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम खेला था कि जनरल सीट से एक आदिवासी को उतार दिया था। ऐसा कभी सुना आपने आज तक? लेकिन पहली बार ये प्रयोग किया गया था कि आदिवासी कैंडिडेट को, हालांकि हम ज्यादातर नाम तक नहीं जानते उसका लोग ज्यादातर, लेकिन उसने इतनी कड़ी टक्कर दी थी, जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, उनका लड़का चुनाव में खड़ा था, तब भी वो किसी तरह से छिंदवाड़ा शहर प्रॉपर की लीड और 2 और विधानसभा सीटों से मिली लीड के तहत 37,000 से किसी तरह चुनाव जीत पाए थे वो। एक मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते अगर 37,000 की लोकसभा के अंदर जीत कोई बहुत गर्व की बात नहीं थी, बस किसी तरह सीट निकल गई ये समझ लीजिए आप। तो ये खेल और ये 37,000 वोट पलट जाएंगे इस बार, इसकी क्या गारंटी? नहीं पलटेंगे, किसी क्या गारंटी है? सही, बिल्कुल। और अगर शिवराज जैसा बड़ा चेहरा उतरता है और जिसकी अपनी पकड़ है खास करके महिलाओं में और इस तरह, तो वो कोई आश्चर्य नहीं कि ये सीट बीजेपी निकाल ले। हाँ, अगर कोई कमजोर कैंडिडेट उतारेंगे तो शायद हो सकता है कि नहीं हो पाए, वो अलग बात है, क्योंकि कमलनाथ का चूंकि इलाका वो शुरू से रहा है और उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है। लेकिन उसी टक्कर का अगर नेता को उतरता है चुनाव के अंदर, जैसी की संभावना है, तो फिर ये 29वीं सीट भी जाएगी इस बार, आप मान के चलो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल जी, जिन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह का बयान आया, उस बयान के बाद जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगा, और अचानक से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से एक आवाज आती है जहां पर शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा द्वारा सांसद बनाए जाने की बात कही जाती है और उन्हें केंद्रीय मंत्री के तौर पर दिल्ली बुलाने की भी आशंकाएं जताई जाती हैं। इन सारे के सारे विषय पर हमने बात की है। आपकी क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।